की न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं बेरहम मौसम, बेबस किसान। बहुत नुकसान हुआ है। जवाहरलाल सिंह के अपनी शादी तय करे बैठे, कहा जा हम तो फांसी लगा के मर जाएंगे। भैया हमने तो कर्जा लेके बुआई जुताई की थी, आदमी की इच्छा की फांसी लगा के खुदकुशी कर ले। भैया कुछ नहीं बचा, पूरे गेहूं चौपट, एक दाना घर में नहीं है, खाने के लिए तबाही मच जाएगी एक साल में। कहते हैं कुदरत जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है, लेकिन जब लेती है तो पैर तले की जमीन भी खिसक जाती है। उत्तर भारत के व उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में शनिवार की काली रात कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर लेके आई। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली बर्फीली हवाओं और आसमान से बरसे पत्थर रूपी ओलों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। शहरों में जहां बिजली के टावर और टेलीफोन लाइनें गिरने से जिंदगी की रफ्तार थमी, वहीं असली तबाही गांव के खेतों में दिखाई दी। गांव के खेतों में वो तबाही दिख रही है। वो किसान जो अपनी सुनहरी गेहूं की फसल को देखकर बेटी की शादी या कर्ज चुकाने के सपने बुन रहा था, आज उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी है। बांदा, कानपुर, बुलंदशहर और अमेठी से आ रही तस्वीरें रूह कपा देने वाली है। कहीं फसल की बर्बादी देख किसान को हार्ट अटैक आ गया, तो कहीं परिवार के सामने अब 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पहले एक खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस अहम विषय पर चर्चा करेंगे। उत्तर भारत में शनिवार रात जो हुआ, उसने न केवल मौसम का मिजाज बदला, बल्कि लाखों किसानों की तकदीर पर कालिख पोत दी। सालों बाद आए ऐसे भीषण तूफान ने जगह जगह बिजली, टेलीफोन के टावरों को तो गिराया ही, लेकिन सबसे बड़ा घाव उस किसान के सीने पर दिया जो अपनी फसल कटने का इंतजार कर रहा था। कहीं अटैक से किसान दम तोड़ रहे हैं, तो कहीं 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया। बुलंदशहर के शिकारपुर से लेकर कानपुर के घाटमपुर तक और बांदा के तपते बुंदेलखंड से लेकर अमेठी की फिजाओं तक शनिवार रात आसमान से बारिश नहीं बल्कि किसानों की बर्बादी बरसी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने सिर्फ पेड़ नहीं उखाड़े, बल्कि उन सपनों को भी उखाड़ फेंका जो किसानों ने फसल बेचकर बुने थे। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल अब जमीन पर बिछी हुई है। आलू की खुदाई का काम चल रहा था, लेकिन बारिश ने उसे खेतों में ही सड़ाने की जमीन तैयार कर दी है। बांदा में तो मंजर इतना भयावह था कि कटी हुई फसलें चक्रवात की तरह आसमान में उड़ती दिखी। आम के बागों में बौर और फल जमीन चूम रहे हैं। ये नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं, ये उस पसीने की बर्बादी है जो किसान ने चिलचिलाती धूप में बहाया था। बांदा के अवधेश सिंह पटेल की सिसकियां बता रही हैं कि बुंदेलखंड का किसान अब भुखमरी की कगार पर है। फसल की बर्बादी देख कई किसानों के दिल ने साथ छोड़ दिया और वे अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। संकट है, ये कल देर रात जो आंधी तूफान आया, इससे कितना किसानों को नुकसान हुआ? किसान को बहुत नुकसान हुआ। किस तरह का नुकसान देखने को मिला? पानी, आंधी, ये सब देखिए कितना नुकसान, कटाई पड़ी है, सब बर्बाद हो गया गल्ला। अब किसान अपनी बेटियों की शादी और बैंक का कर्ज कैसे भरेगा? अब ये नुकसान होगा, कैसे भरेगा? भूखन प्यासन में भूखमरी में आ जाएगा। इससे फसलें सड़ रही हैं, क्या सरकार मुआवजा कुछ दे रही है? सरकार अब देखिए क्या देती है, सरकार के पास जब बात पहुंचेगी जब तो। जैसे 1 सप्ताह से लगातार आंधी और तूफान, बरसात और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इसमें आज सबसे तेज तूफान और बरसात हुई, कहीं कहीं पर ओले गिरने से फसलें बर्बाद हो चुकी है। यहाँ किसान की 70% फसल सड़ चुकी है। क्योंकि पकी हुई फसल 1 सप्ताह में कई बार बरसात हुई तो यहाँ की फसल पूरी तरह से सड़ गई है और सरकार सर्वे कराए,
और सर्वे करा करके किसानों को मुआवजा दे। बांदा में लगातार एक सप्ताह से आ रहे आंधी तूफान ओलावृष्टि से जहां पहले ही किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, किसान नेस्ता नाबूद हो चुका है। हालांकि किसान ने अपनी उन बर्बाद फसलों को खेतों में फैलाकर सुखाने का प्रयास किया, लेकिन कल देर रात फिर आए तेज आंधी और तूफान ने एक बार फिर किसानों की फसलों को चौपट कर दिया है। ऊपर से देर रात तक हुई तेज बारिश ने जो बची हुई उम्मीद थी किसानों की वो भी स्वाहा कर दी है। हालांकि किसान लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी अगले 3 दिनों तक और अभी संभावना व्यक्त की जा रही है तेज आंधी तूफान और बारिश की। कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सन्नाटा है। बक्सला गांव के किसान अब आसमान की ओर नहीं बल्कि अपनी मिट्टी में मिली फसल की ओर देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारा क्या कसूर था। उत्तर भारत से आई तेज हवाओं के साथ बारिश ने ओलों के साथ किसानों की अब बात की जाए तो धड़कनें वो बढ़ा दी है। किसानों के साथ में एक मजबूरी भी सामने आई, चूंकि किसानों की फसलें वो पकी हुई है और इस तरीके से कुदरत का कहर किसानों के ऊपर बरपा है कि किसान अब मायूस है और किसान लगातार सरकार से आस लगाए बैठे हैं। सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनके फसलों का कहीं ना कहीं आकलन करके उनको मुआवजा दिया जाए ताकि किसान अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हमारे साथ चाचा है। चाचा, कितना क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है, हम लोग बता नहीं सकते। हमारी नातिन के अपनी शादी तय करे बैठे, घर में दाना नहीं साहब, कहा जाए हम तो फांसी लगा के मर जाएंगे। एक किसान सोच रहा है कि क्या करें क्या न करें। आप चल के आप देख ले क्या है क्या नहीं, हम सब जा रहे हैं मरने। ये सारा चौपट हो गया भैया, कुछ नहीं बचा। पूरे गेहूं चौपट, एक दाना घर में नहीं है। खाने के लिए तबाही मच जाएगी एक साल में। हम लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, कोई सोच नहीं पा रहे हम लोग। आप लोग अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे क्योंकि फसलें हैं वो तो अचानक ओलावृष्टि से ही हाल हो रहा है। भैया हमने तो कर्जा लेके बुआई जुताई की थी, हाँ, और एक ही दिन में हमारा सब चला गया। इतनी वो ओलावृष्टि हुई कि एकदम पूरी फसल बर्बाद हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे? फांसी लगा के, हमारे पास तो एक ही रीजन है कि फांसी लगा के खुदकुशी कर ले। अब किसानों की ऐसी स्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी हो, यही किसानों की लगातार गुहार है। और जालौन में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने राजस्व टीमों को सर्वे के आदेश दिए हैं, लेकिन क्या ये सर्वे समय पर होगा? क्या मुआवजा उस दर्द की भरपाई कर पाएगा? अमेठी और कानपुर के किसान आज सड़कों पर हैं। उनकी एक ही मांग है, हमें सांत्वना नहीं, सहायता चाहिए। भीषण तूफान में बिजली के पोल उखड़ गए, शहर की बिजली गुल हुई, वहीं गांव के किसानों के खेत डूबे, फसल बर्बाद हो गई। किसान सदमे में है, कुदरत अपना काम कर चुकी है। अब देखना यह होगा क्या सरकार और प्रशासन इस अन्नदाता के घावों पर मरहम लगा पाते हैं या फिर ये किसान ऐसे ही रोते बिलखते नजर आएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो कुदरत ने अपना काम कर दिया है और कुदरत ने जो मार दी है वो न सिर्फ शहरों में लोगों को प्रभावित उस मार ने किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर किसान जो है उनकी कमर कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही। वो साल भर की जो तैयारी वो किसान कर रहे थे फसलों के माध्यम से कि इतनी फसल होगी, इतना घर पे रखेंगे, खाएंगे और बाकी बेचेंगे तो इससे और अन्य काम भी हो जाएंगे, वो सारे सपने जो है वो चूर चूर हो गए। और इन्हीं किसानों की पीड़ा को आज हम समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, अन्य कई जिलों से संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरजीत मान कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र वैसला जी किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुनील पांडे मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अवधेश सिंह पटेल जी जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजवीर सिंह जादौन राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही भगत सिंह बांदा से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल मीणा बुलंदशहर से, राघवेंद्र पांडे अमेठी से, माजिद अरमान जालौन से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले भगत, हम आपका रुख कर रहे हैं। बांदा में जिस तरीके से तबाही में कल के तूफान ने, शनिवार रात जो तूफान, शाम को जो तूफान आया, ओला वृष्टि हुई, बारिश हुई, किसानों के सपने जो है वो टूट गए। तमाम जो किसान वो कहते नजर आए कि अब साल भर उनका भोजन कैसे चलेगा, परिवार कैसे पलेगा। कुछ किसानों को हार्ट अटैक भी आया है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भगत,
दूं कि मैं इस समय आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, मैं खेत में ही खड़ा हूँ और मेरे खेत के पीछे बर्बाद फसल पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश और ओलावृष्टि जहाँ किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद है, वहीं जो किसान थे उन्होंने किसी तरीके से 2 दिन अपने खेतों में मेहनत करके गेहूं की फसल को पलट करके सुखाया था। और कल देर रात तेज तूफान और बारिश ने फिर से किसान की फसल को बर्बाद कर दिया है। हालात ये है कि किसान ने केसीसी लेकर के यहाँ पर अपनी फसल उगाई थी, साथ में उसको बैंक का लोन ही भरना है, बेटियों की शादी करनी है, परिवार चलाना है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो बैंक का लोन कैसे भरेगा, बेटियों की शादी कैसे करेगा और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। ऐसे हालात में जब ये कुदरत का जो कहर किसानों पर टूटा है वो अपने आप में एक भयावह है। और लगातार अभी 3 दिन और आसार है कि 3 दिन जो मौसम विभाग का कहना है कि अभी 3-4 दिन लगातार ये मौसम बना रहेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ तेज हवा नहीं है, संभालना मुश्किल पड़ रहा है। भगत, जिस किसान अवधेश पटेल को अपने खेतों की दुर्दशा देखकर हार्ट अटैक की जानकारी जो सामने आई, हार्ट अटैक हुआ है, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी हालत में सुधार आया है? मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ ये अवधेश पटेल को नहीं आया था, लेकिन वहाँ जो और किसान है, यहाँ जो बांदा में देर रात कई किसान भर्ती कराए गए जिनको कानपुर रिफर कर दिया गया है। हालांकि अभी उनके बारे में पूरी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है किसानों की। किसान कानपुर में भर्ती हैं, उनको हार्ट अटैक आया है क्योंकि जो फसल बर्बाद हुई है। हालात ये गेहूं में नहीं है, सरसों है, चना है, मसूर है, मटर है। क्योंकि बुंदेलखंड में बारिश की वजह से देर से फसल बोई गई थी, जिसका खामियाजा यहाँ पर किसानों को देखने को ज्यादा मिल रहा है। और बुंदेलखंड का किसान अन्य क्षेत्रों से ज्यादा प्रभावित दिख रहा है। हालांकि जिस तरीके से सरकार सैटेलाइट सर्वे करा रही है, सैटेलाइट सर्वे से कुछ होने वाला नहीं है जब तक मैनुअली सर्वे नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सैटेलाइट सर्वे से आप घर में बैठ करके सैटेलाइट। ठीक है भगत आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सुनील पांडे मौसम विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील पांडे, मौसम की अगर बात करें डॉक्टर सुनील पांडे, तो जिस तरीके से 2 दिन पहले अचानक उत्तर भारत में और दिल्ली एनसीआर सहित कई क्षेत्रों में भूकंप की घटना सामने आई और उसके अगले दिन जो कुदरत का ये कहर शनिवार रात जो देखने को मिला है, निश्चित रूप से किसानों की तो कमर टूट गई है, कई शहरों की तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई हैं। इस तरीके की जो अमूमन क्या होता है कि जब बारिश होने को होती है, ओलावृष्टि होने को होती है, भूकंप आने को होता है, तो कम से कम मौसम विभाग चेतावनियां जारी करता है। लेकिन इस समय जो अचानक ये बारिश हुई है, क्या ये मौसम विभाग को अनुमान नहीं था या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये अचानक ये बारिश और ओलावृष्टि हुई? जारी कर दिया गया था भारत मौसम विज्ञान द्वारा, मेरे द्वारा 3 दिन पहले इस बात की सूचना एडवाइजरी अखबारों में और आप ऐसे सम्मानित चैनलों द्वारा दी गई थी कि आगे आने वाले दिनों में तेज हवाओं के साथ और ओलावृष्टि और लाइटनिंग की बिजली गिरने की संभावना आगे आने वाले दिनों में बनी है। आप मेरे पीछे देखिए, अब तेज हवाएं चलने लगी हैं और पीछे आप बादल भी देख रहे हैं। हवाओं की स्पीड इस समय 15 से 17 किलोमीटर पर आवर देखी जा रही है और ये स्थितियां प्री मानसून की बारिश में होती रहती हैं। लेकिन अब की बार जो खास बात है वो ये है कि जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस होते हैं, जो नमी लेके कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से आते हैं, उनके साथ जब और भी सपोर्टिंग सिस्टम हो जाते हैं तो फारस की खाड़ी से, अरेबियन सी से और बंगाल की खाड़ी से नमी जब इकट्ठा होने लगती है और कानपुर मंडल और उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर जो एक साइक्लोन बना और जब कोई सिस्टम थोड़ा स्लो मूविंग हो जाता है तो वहां ज्यादा इस तरह की गतिविधियां हो जाती हैं और ये फिर जाता है। प्री मानसून की गतिविधियां शाम के समय ही ज्यादातर होती हैं, होने लगती है। तो और अभी भी आगे नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस कल आएगा जिसका असर पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक पूरी संभावना है। किसानों को आती है कि वो अपनी जो फसलें हों उनको दिन में काटें और अगर काट के उसको बाकायदे थ्रेसिंग करके या तो ढक के रखें त्रिपाल से या फिर शाम तक उनको अपने घरों में सुरक्षित पहुंचा दें। क्योंकि अभी जिस तरह से मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं और कि अप्रैल में रुक रुक कर इस तरह के सिस्टम बनते रहेंगे और सिस्टम आते रहेंगे, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी विपदा है। क्योंकि इस समय
ज्यादातर किसानों की फसल, गेहूं की फसल, चने की फसल, रबी की जितनी फसलें होती हैं, आम की फसल, सारी एकदम खड़ी हुई थी। और कल जिस तरह से कानपुर मंडल में कई जिलों से ये खबर आई है कि उनकी फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी जारी किए हैं कि जिलाधिकारियों को बाकायदे उनका निरीक्षण करके और उनको उनकी जो है मदद की जाएगी। लेकिन फिर भी ये जिस तरह से जलवायु परिवर्तन की वजह से WD जो इस समय नहीं आते हैं, अप्रैल में देखिए 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई कल कानपुर में, और ये बारिश 50 सालों में दूसरी बार इतनी दर्ज हुई है। ये निश्चित रूप से दुर्लभ स्थितियां बनती हैं, लेकिन मौसम है बन जाती हैं। लेकिन इसकी बाकायदे हमारे द्वारा सारे अखबारों में, सारे चैनल्स पे, आपके चैनल पे, सबके द्वारा ये सूचना जारी करी गई थी कि आगे WD आएंगे और शाम के समय ये वाली प्री मानसून वाली स्थितियां बन सकती हैं। इनमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये तुरंत सिस्टम बनता है और तेज बारिश होती है, हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर हो जाती है और लाइटनिंग होती है, गरज बारे बादल बनते हैं, बारिश और ओलावृष्टि होती है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर सुनील पांडे, शायद ये किसानों को या आम जन को ये अंदाजा नहीं था कि इस स्तर पर आंधी तूफान आएगा, इस स्तर पर बारिश होगी, शायद इस वजह से इंटेंसिटी जो होती है वो कम ज्यादा इसलिए होती रहती है कि जब कोई साइक्लोन तुरंत बन गया और उसको सपोर्टिंग सिस्टम नमी लगातार, कल जो हवाएं आ रही थी वो बिल्कुल मानसून वाली हवाओं का प्रवाह पूरे उत्तर भारत पर, हमारे उत्तर प्रदेश पर बना हुआ था। ठीक है, तो नमी जब लगातार उसका फ्लो होता रहता है तो इसी तरह की घटनाएं होती हैं। कल जो हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं की गति होती है, दिशा होती है, ऊंचाई होती है, वो सारी बिल्कुल मानसून वाली हवाएं थी, जिसकी वजह से ये और प्री मानसून की बारिश में जब कई तरह की हवाएं आपस में मिलती, देखिए जो मानसून की बारिश होती है उसमें सिर्फ बंगाल की खाड़ी की हवाएं आती हैं, अरबियन सी से आती हैं, लेकिन इस समय फारस की खाड़ी, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी, अरबियन सी, जब कई तरह की नम वाली हवाएं आपस में टकराती हैं, उनसे जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है उसमें गरज वाले बादल, बिजली गिरना, ओलावृष्टि। ठीक है, डॉक्टर सुनील पांडे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अन्य मेहमानों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। गुरजीत मान जी हैं, कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरजीत मान जी, जिस तरीके से शनिवार शाम को ये भीषण आंधी तूफान और बारिश आई है, ये जो बारिश जो है ये किन किन फसलों को ये नुकसान पहुंचाने वाली है, और आगे है जिस तरीके से अब गेहूं की फसल पककर खड़ी है, सरसों की फसल लगभग कट चुकी है, उसको भी नुकसान हुआ होगा, तमाम अन्य फसलें, किन किन फसलों को इस बारिश ने नुकसान पहुंचाया जिससे किसानों की कमर टूटी है? जी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जैसे डॉक्टर सुनील ने बताया, जी व्यापक नुकसान हुआ है किसानों की फसलों का, जिसमें लगभग रबी की सभी फसलें आती है और खास करके सरसों और गेहूं, जो बिल्कुल सरसों की तो हार्वेस्टिंग हो गई थी, बहुत सारे किसानों के खेत में ही पड़ी थी, वो खेत में ही भीग गई, और सरसों के बाद जो गेहूं है उसकी हार्वेस्टिंग की तैयारी थी, उससे पहले वो भीग गई, कई जगह ओलावृष्टि हुई, उससे वो उसको बहुत 70-80-90% तक नुकसान हुआ। जो भीगी भी है उसको भी 5 से 30% नुकसान कई तरह से होता है। अगर वो गिर जाती है तो उसका डिस्कनेक्ट हो जाती है धरती से, और उसका जो बाकी के दिन होते हैं पकने के वो सीमित रह जाते हैं। और उसी प्रकार अगर बारिश बार बार जैसे हो रही है तो दाने के डिस्कलरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनमें फंगस माउल्ट आने के कारण बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये फिनोमिना पाकिस्तान से लेकर के और वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया को कवर करता है, बहुत लंबे इलाके में इसका नुकसान है, इसका सीधा सीधा किसान चेतावनी के होते हुए भी कोई लंबा चौड़ा उपाय उपचार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है कि जैसे सरसों कटी है तो उसे किसी छत के नीचे रखने के लिए उसके पास ऐसे सिस्टम्स नहीं होते, और गेहूं तो अभी खेत में ही खड़ी थी जी। और इसके लिए जो सबसे जरूरी है, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में गवर्नमेंट ने क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया हुआ है, जिसपे किसानों को बहुत सीमित समय में इसको रजिस्टर कराना होता है नुकसान को जी। उसके बाद वो सेटेलाइट के बाद में अगर जरूरत पड़े तो फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए से अनुमान लगाते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। और इसके साथ किसानों की ये भी मांग है लंबे समय से हरियाणा पंजाब में कि मंडियों में क्रॉप ड्रायर्स लगाए जाएं,
यानी अगर फसल भीग गई है हार्वेस्टिंग के बाद या मंडी ले जाते हुए, तो मंडियों में हॉट एयर के जो ड्रायर सिस्टम है उससे वो तुरंत सुखा करके खुद का वे देश के अन्न भंडारण का नुकसान बचा सके। लेकिन अभी इस दृष्टि में एपीएमसी मार्केट्स जो हरियाणा, पंजाब और यूपी में है, बिहार और झारखंड में तो है ही नहीं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई काम नहीं किया गया है जी। इनफैक्ट हरियाणा में तो इस दफा गेहूं की खरीदी को जटिल बना दिया गया है। उसमें जियो फेंसिंग, बायोमेट्रिक्स जैसे नए आयाम जोड़ दिए गए हैं, जो काफी डिफिकल्टी से किसानों के लिए भी और कमीशन एजेंट के लिए भी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और सरकार को चाहिए कि इस समय इस तरह की इमरजेंसी को देखते हुए उन चीजों को, क्योंकि इसी साल इंट्रोड्यूस हुई है, एक दफा पोस्टपोन कर दे तो ये किसान के लिए थोड़ी सी राहत अवश्य होगी जी। ठीक है गुरजीत सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े हुए हैं, अन्य कई जिलों के संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा जारी रहेगी। बहुत नुकसान हुआ है। हमारे नाथिंग के अपनी शादी तय करे बैठे, कहा जाए हम तो फांसी लगा के मर जाएंगे। भैया हमने तो कर्जा लेके बुआई जुताई की थी, बात तो एक ही बीचा था कि फांसी लगा के खुदकुशी कर ले। भैया कुछ नहीं बचा, पूरे गेहूं चौपट, एक दाना घर में नहीं है, खाने के लिए तबाही मच जाएगी एक साल में। तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बेरहम मौसम, बेबस किसान, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और अपने साथ कुछ किसानों को भी अपने साथ वो लिए हुए हैं। अनिल, हम आपका रुख कर रहे हैं, बुलंदशहर में अगर देखा जाए तो किस तरीके से मौसम ने यह तबाही मचाई है, किसानों को कितना नुकसान हुआ है, किसानों की पीड़ा क्या है? अनिल देखिए मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर जनपद बुलंदशहर की हम बात करते हैं, इस वक्त जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र में मौजूद है। और देखिए हम किसानों की अगर बात करें, किसानों के खेतों पर ही मौजूद है। किसानों की जो मेरे पीछे आप फसल भी देख सकते हैं, ये पूरी तरह से फसल जमीन पर लेट चुकी है। लगातार 2 घंटे जिस तरह से बहुत तेज बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं किसानों की बरसात ने पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। जो बेमौसम जिस तरह से बरसात हुई है, अगर बात किया किसानों की, देखिए 60% किसान पहले से ही बर्बाद है, क्योंकि आलू की फसल किसान ज्यादा करता है। आलू इस वक्त बिका नहीं है और किसानों का अब भी आलू बागों में लगा हुआ है, तो 60% किसान आलू की वजह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन जो बाकी है वो ईश्वर ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि लगातार देख सकते हैं इस वक्त जो किसान, अगर बात की जाए किसान जो गेहूं की फसल पर निर्भर था, लेकिन गेहूं की फसल पर जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई है, तो उसने किसान की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख दिया। मेरे पीछे देखिए किसान भी यहाँ मौजूद है। किसानों का जो कहना है, खेतों में जिस तरह से जो पानी भरा हुआ है, वो किसानों का कहना है ये 24 घंटे के अंदर जिस तरह से 1-2 फुट पानी भरा हुआ है, वो अगर पानी नहीं निकलता है तो गेहूं वो पूरी तरह से उपजने लगेंगे, गेहूं काला पड़ जाएगा, खाने लायक नहीं बचेगा। अगर बात किया, देखिए पीछे तस्वीरों में पहले हम सबसे पहले वो खेत की तस्वीर दिखाएं। देखिए मनोज, खेत की तस्वीरों को आप देख सकते हैं। देखिए ये इस तरह से स्थिति हो चुकी है, जिस तरह से तेज हवा के साथ बरसात हुई है, बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई है। तो ओलावृष्टि ने कहीं ना कहीं फसल को तो बर्बाद किया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फसल के जो खड़े हुए थे उनके बालों को भी तोड़ कर दिया। देखिए एक किसान मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है? पवन कुमार। अच्छा पवन, जिस तरह से 1.5 से 2 घंटे लगातार बेमौसम बरसात हुई है, इससे गेहूं में किस तरह का नुकसान है? गेहूं तो सब इतना नुकसान है कि सब कालो पर को 1-1 फीट और 1.5 फीट पानी भर रहा हो खेत में, और अब का जो मामला बिल्कुल कभी खराब है। अच्छा अगर आने लायक ना रहे गेहूं। अच्छा अभी देखा जा रहा है आसमान में बादल भी लदे हुए हैं। आसमान में बादल लदे हुए हैं, 8-9 तारीख तक और बारिश बताइए, तो यह हिसाब से गए है कि आने वाले समय में गेहूं तो खत्म ही है जाए। तो आयशा, जिस तरह से आप लोग ने मजदूरी वर्ग के लोग हैं, जैसे 4 से 5-6 बीघा जमीन है आप लोगों पे, और जिस तरह से मेहनत करते हैं, अगर फसल बर्बाद होगी तो किस तरह से बच्चों का पालन पोषण होगा? अब तो यही है कि सरकार कोई राहत करे हमें, बातें अपनो पशु बचाव है सके नहीं, गेहूं तो आने वाले समय में खत्म ही है जाए वो। अच्छा आप क्या कहे हो दादा? हाँ जी, जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई है, तो गेहूं में कितना नुकसान होने की संभावना? 80% नुकसान है, मतलब कुछ भी नहीं है। मजदूरों की मजदूरी देने में भी दिक्कत आएगी, और हमारे लिए भी खाने को कुछ नहीं है। परिवार और जो लगाने की जमीन जो ले रखी है उसमें भी देने को दिक्कत आएगी।
और यहाँ पे लोग लड़ाएंगे झगड़ेंगे। अरे देखा जा रहा है ये फसल गिरी हुई पड़ी है गेहूं की, तो इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये तो बेकार हो जाएगा। मतलब आज रात ही अगर रात पानी ना निकला तो आज रात में ही गेहूं बेकार हो जाएगा, फूल जाएगा और ये बेकार हो जाएगा, 1-2 दिन में उपजने लगेगा। देखिए देखिए किसानों का दर्द सुना है आपने। देखिए लगातार किसानों का जो दर्द है, किसानों का ये कहना है कि लगातार जिस तरह से जो बरसात हुई है, बरसात से जो खेतों में गेहूं की फसल में जो 1 से 2 फुट पानी भरा हुआ है, अगर ये पानी नहीं निकलता है तो गेहूं की फसल 24 घंटे के अंदर गेहूं बेकार हो जाएगा, और बेकार होने के बाद गेहूं किसानों के लिए खाने लायक नहीं बचेगा। तो किसानों को लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक दोहरी मार है। लगातार कह सकते हैं जो बेमौसम जो बरसात हुई है, जो प्राकृतिक आपदा है, वो इसी तरह की आपदा होती है कि लगातार किसानों को चारों तरफ से घेरा जाता है। अगर बात की जाए पहले आलू का किसान बर्बाद हुआ, अब जो निश्चित रूप से अनिल, बिल्कुल पहले सरसों और आलू की फसलें जो है किसानों की बर्बाद हुई, अब गेहूं की फसल जो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है, इससे किसान जो है वो कहीं ना कहीं वो उसकी कमर टूट रही है। बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ अवधेश सिंह पटेल जी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। अवधेश जी, हम आपका रुख करें। अवधेश जी, ये जो बारिश हुई है, ये इस बारिश की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी जरूर जारी की थी, लेकिन इतना आंधी तूफान ऐसी बारिश होगी किसी को अनुमान नहीं था। इस बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। कई किसान तो कह रहे हैं कि उनके आगे भूखों मरने की अब नौबत आ गई है। पूरे साल उनका परिवार कैसे चलेगा? कैसे इस नुकसान को आप देखते हैं और भरपाई कैसे हो सकती है? क्या सरकार से कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए मनोज जी, ये बेमौसम की बरसात है, किसान तो मर गया, क्योंकि जो पूंजी होती है किसान के पास, तो वो अक्टूबर और नवंबर में रबी की बुआई होने पर लगा देता है, बाकी खाद खरीद करके खेत में डालने का काम करता है। अब तो किसान पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है। यानी कि फसल जब नष्ट हो जाती है तो बिटिया की सगाई, बच्चों की पढ़ाई और परिवार के लोगों की दवाई का पैसा कहां से आएगा, इस बात को लेकर के किसान बड़ा चिंतित है। और कंपनी के द्वारा जो बीमा बीमा कंपनी के द्वारा किसान को बीमा का लाभ नहीं दिया जाता है, ये सोचने वाली बात है। बीमा कंपनी के द्वारा रुपया किसानों का लूटा जाता है, बीमा कंपनी के द्वारा किसान को लाभान्वित नहीं किया जाता, ना तो बीमा की धनराशि मिलती है जी। इन प्रकार में अगर कभी थोड़ा बहुत 1% में दे भी दी गई तो उसमें पूरे 4% जाता है कि किसान को इतने बीमा दिया गया, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर भी नहीं होता है। वास्तविकता तो यह है कि किसान आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। बुंदेलखंड का, बांदा जनपद का किसान नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड का, जो ओले पड़े और आंधी तूफान के साथ जो बरसात हुई, तो खड़ी फसल और फसल फसल का तो तूफान के साथ नजरे आई। और अब किसान बेचारा करे क्या, मरता क्या न करता कि कहानी है किसान की। किसान को ये स्थिति में आज देखा जा रहा है कि आज किसान पूरी तरह से मरने की कगार पर है। और हमने भी 30 तारीख को मंडल महोदय को ज्ञापन के माध्यम से सर्वे करा करके नुकसान की भरपाई कराने की मांग करी गई थी, लेकिन उसके के द्वारा गया कि रिपोर्ट जा चुकी है, कोई नुकसान नहीं है। तो ये जिस चश्मे से आकलन, क्योंकि क्राफ्ट कटिंग भी कराया जाता है, क्राफ्ट कटिंग में पूरा जिलाधिकारी के द्वारा पूरे करके उत्पादन का भेज दिया जाता है। एक सप्ताह के अंदर कई बार बरसात हुई। हम लोग खुद भी अपनी फसल को, गेहूं की कटी फसल पड़ी थी, नहीं ठीक कह रहे हैं आप अवधेश पटेल जी, आप ठीक कह रहे हैं। राजवीर सिंह जी जादौन हमारे साथ जुड़े हुए, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन का। राजवीर सिंह जी, क्रॉप कटिंग जो है वो अधिकारी जो है क्रॉप कटिंग करते हैं, और क्रॉप कटिंग बहुत अच्छा जो खेत होता है वहां से क्रॉप कटिंग करते हैं और उसी से पूरे जनपद का आकलन कर लेते हैं। लेकिन इस स्थिति का आकलन कोई करने वाला है क्या? क्रॉप कटिंग करके आप जनपद की पूरी पैदावार तो आप कागजों में दिखा सकते हैं, लेकिन जो
बागवानी किसान हो, आम का बोर हो, सब जमीन पर जमींदोज हो चुका है, किसानों की फसल जमींदोज हो चुकी है। क्या इसका कोई आकलन करने वाला है? किसानों का कोई आंसू पोंछने वाला है? किसान आज कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, बुजुर्गों की दवाई कैसे होगी, उनका परिवार कैसे चलेगा, अन्य तमाम खर्चे कैसे होंगे, क्योंकि फसल बर्बाद हो चुकी है। राजवीर जी अनम्यूट करवाइए। राजवीर जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। राजवीर जी अपना फोन अनम्यूट करेंगे ताकि आवाज आपकी जो है हमारे तक भी पहुंचेगी, हमारे दर्शकों को भी मिलेगी। अब आवाज आ रही है? बिल्कुल। मेरी आवाज आई? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही है, अपनी बात रखें जी। मेरे जिले में भी जैसा कि सभी किसान साथी और हमारे विशेषज्ञ बता रहे थे, मेरा जनपद जालौन पड़ता है। इसमें भी कल भयंकर तूफान, बारिश और ओला, तीनों आपदाएं एक साथ आई हैं। हमारी 3 तहसीलें कोंच, जालौन और माधोगढ़, इनका बहुत बड़ा इलाका इससे प्रभावित हुआ है और 100% नुकसान हुआ है। हम भी इस समय क्षेत्र में ही हैं, आप देख सकते हैं जी। गाड़ी मेरी सफर कर रही है, मैं गाड़ी से ही आपसे लाइव जुड़ा हूँ और बार बार नेट आ रहा जा रहा है जी। जो महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्रॉप कटिंग वाली बात जो आपने प्रश्न मेरे सामने रखा, क्रॉप कटिंग तो एक रस्म अदायगी है। हालांकि इनका जो नंबर होता है जिसमें क्रॉप कटिंग होना है, वो एक ऊपर से आता है कोई नंबर के, उस फला जगह जाकर कराना है, लेकिन वो रस्म अदायगी है, उसका कोई अभी तक फायदा किसान को मिला नहीं जी। एक्चुअल को उससे कोई आकलन हो जाए, नुकसान का कुछ आकलन होकर किसान को मिल जाए। इसमें सीधी बात एक ये है कि जब सैटेलाइट से किसान की पराली जलने का धुआं देख करके उस पर FIR दर्ज करके और कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है जी, तो क्या ये फसलों का नुकसान, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, ये सारी चीजें सैटेलाइट नहीं देख पाता जी? कहाँ डिजिटल इंडिया हुआ? केवल जब किसान का कहीं नुकसान हो जाए, किसान को कोई फायदा होने वाला हो, तो इंडिया का जो डिजिटलीकरण है वो नहीं दिखाई देता। हमारा मानना है कि रूढ़वादी परंपराएं खत्म करके सीधे किसान का ओला पड़ा है, अधिकारी सामने देख रहे हैं जी। मसूर है, चना है, दलहन की जहां फसलें पड़ी, तिलहन की पड़ी या गेहूं है, या जिन लोगों ने जायद की फसल अभी तैयार लगा रखी थी, बहुत सारा हमारा इलाका जब मूंग बोई गई है, आलू के किसान है और भी मक्का के किसान है, ये सारे किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। तो इनके नुकसान का आकलन तत्काल फौरी तौर पर डिजिटलीकरण से होना चाहिए जी। ये कब क्रॉप कटिंग होगी, कब क्या होगा, जैसे आपने कहा कि आम की फसल है और भी फसलें हैं, इनकी क्रॉप कटिंग का कोई मानक ही नहीं है, कैसे होगी? तो हमारा मानना है कि सरकार को चाहिए कि कृषि प्रधान देश में कम से कम किसान के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए फायदे होने वाली हो तो सरकार जरूर इधर उधर की बात करेगी। आखिर आज जो नुकसान हुआ है इस देश में, ये तो पूरे राष्ट्र का नुकसान है ना। हाँ, निश्चित रूप से किसान का नुकसान तो है ही है। निश्चित रूप से राजवीर जी आप ठीक कह रहे हैं, ये राष्ट्र का नुकसान है। एक दर्शक आप जुड़े रहे हमारे साथ, एक दर्शक हमारे साथ गिरीश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, नियमित दर्शक है। गिरीश जी अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके आंखों से गिरने वाले आंसू को आंखों से देखा है बंसी वाले ने, इसलिए चिंता करें ना, कोई आत्महत्या निराशा की बात करें। हम योगी जी का आह्वान करते हैं कि वह बंसी वाले का आदेश समझकर सभी किसानों के खातों में 10-10 हजार रुपए महीने की सहायता राशि अभी तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करें। पैसे का इंतजाम नौकरशाहों की तनख्वाहों से काटें, पेंशनरों के पैसे से सहायता राशि काटें और इनको प्रोवाइड करें, क्योंकि इन्हीं के अन्न से हम पलते हैं, इन्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए। बाकी सहायता जो वाजिब मिलनी है वो सरकार अपना निरीक्षण करा करके इनको दे, लेकिन 10 हजार रुपए महीने की तत्काल सहायता 1 वर्ष के लिए इनको तुरंत दी जाए, ताकि 1 वर्ष में पुनः खड़े हो सके। निश्चित रूप से गिरीश शुक्ला जी बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। निश्चित रूप से किसान जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और उनको उम्मीद भी है कि पहले वो भगवान से उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया, उनको नाउम्मीद किया, आप सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं। हमारे साथ राघवेंद्र पांडे अमेठी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो काफी समय से खेतों में खड़े हुए हैं। राघवेंद्र, अगर जमीनी हकीकत अमेठी और आसपास जनपदों की उधर देखी जाए तो कैसी है, कितना नुकसान हुआ है किसानों को, और किसानों की नुकसान की ये भरपाई क्या साधारण होती दिख रही है? फोन अनम्यूट करिए राघवेंद्र।
राघवेंद्र अपना फोन अनम्यूट किया ताकि आपकी आवाज मिल सके। आवाज जा रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। बताना चाहूंगा सर कि अगर अमेठी जनपद की बात की जाए तो अमेठी जनपद की वो शनिवार की भयानक काली रात जो किसानों की रूह कपा देने वाली थी, कहीं ना कहीं जो है वो जनपद के हजारों किसानों के मंसूबों पे पानी फेर दिया। किसान ऐसे भी थे जो केसीसी बनवा के बैंक से कर्ज लेके फसल बोए थे गेहूं की, और जबकि सीजन यह है सर, अप्रैल का महीना चल रहा है जिसमें गेहूं की फसलें पूरी तरह से पक के तैयार हो जाती है। जो उसमें से जो 40% किसान हैं उनकी कुछ फसलें की कटाई भी हुई थी, और कटाई होने के बाद निश्चित है कि उसको मड़ाई होती थ्रेसर से। ऐसे में अचानक जो बेमौसम की बारिश है, रुक रुक के लगातार जो है वो 3-4 घंटे बारिश होना कहीं ना कहीं उनकी फसलों को पूरी तरह से चौपट कर चुकी है। फिलहाल मैं अमेठी तहसील क्षेत्र के एक राजस्व गांव गंगहुआ में एक किसान के खेत में उपस्थित हूँ। यहाँ मैं चाहूंगा अपने साथी से वो दिखाएंगे कि किस तरह से फसलें यहाँ पे उड़ी हैं और आंधियों का जो है कि किस प्रकार से प्रभाव था कि वो पूरी फसलें उड़ी हैं जो है। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो किसानों की फसलें जो हैं वो बर्बाद हुई हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है किसान भुगत रहे हैं। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि समय रहते हुए वो जो है त्वरित कार्रवाई करे, और कार्रवाई करते हुए निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय लेखपाल है या जो भी कर्मी है उनको खेतों तक भेजे, लोगों का मुआयना करें, जो लोगों की क्षति हुई है, जो नुकसान उसको भी जो है वो भरपाई करें। तो लेकिन फिलहाल मेरे द्वारा तहसील प्रशासन से भी इस संबंध में बात की गई तो लेखपाल द्वारा ये बताया गया कि भैया मेरे पास कई गांव के प्रभार हैं, ऐसे में जो तहसील क्षेत्र के नजदीक गांव हैं मैं वहां पे जाकर कर रहा हूं। अभी समय मिलेगा 2-3 दिन बाद, इसके बाद मैं वहां आपके गांव भी पहुंचूंगा और उस गांव भी पहुंचूंगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें तहसील निश्चित रूप से राघवेंद्र अगर देखा जाए किसानों को भारी नुकसान हुआ है और किसान जो है वो अब सर पर हाथ रखकर इस दृश्य को देख रहे हैं और ईश्वर से कह रहे हैं कि कुदरत तूने ये क्या किया, और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। नरेंद्र बैसला जी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, उसके बाद माजिद हमारे संवाददाता उनके पास जाएंगे। नरेंद्र बैसला जी, कई किसानों की पीड़ा जो कैमरे पे देखने को मिली, कह रहे हैं कि बेटी की पोती की शादी करनी थी लेकिन अब कोई अन्न का जो दाना घर नहीं पहुंचेगा तो शादी कैसी होगी। कोई कह रहा है कि पूरे साल जो है वो परिवार कैसे चलेगा, किसी की बागवानी उजड़ गई। ऐसे तमाम किसान हैं जो रो रहे हैं, अब उम्मीद लगा रहे हैं। कुदरत ने तो अपना काम कर दिया, अब किसानों से वो सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं और आप जैसे किसान नेताओं से कि उनकी आवाज बनेंगे और जिम्मेदारों तक कम से कम इन तस्वीरों को पहुंचाएंगे, इनकी आवाज बुलंद करेंगे ताकि कुछ मुआवजा मिल जाए, उनका परिवार चल सके। मनोज जी, हमारी लड़ाई किसानों की सरकार से रहती है। सरकार कोई भी बनो, अगर किसानों की नहीं सुनेगी तो हम उसके विरोध में खड़े रहते हैं। और मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ, गाजियाबाद मेरा जनपद है। मेरठ आसपास के जिले जो है यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। सरसों गेहूं तो बुरी तरह खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे सरसों की फसल तो अब के बहुत ज्यादा बोई थी किसानों ने, लेकिन वो बिल्कुल खेत में ही दोबारा से उसमें अंकुर निकल चुके हैं। और ये भारत पहले से ही कृषि प्रधान देश रहा। 70% आबादी कृषि क्षेत्र पर आधारित है जी। आपने देखा होगा जब कोरोना काल आया था तो जब सारे उद्योग बंद हो गए थे, जब एक किसान ही ऐसा था जो सबका पेट भरता था। और अब सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। युद्ध का जो चल रहा है, वर्ल्ड युद्ध का जो माहौल चल रहा है इस टाइम में, अगर कोई ऐसी विपदा आ जाती है देश पे तो किसान ही है ऐसा जो आगे खड़ा मिलेगा सबके लिए। और किसान बेचारा जब भी बेमौसम बारिश वगैरह या जो आपदा आती है, सरकार उसमें किसानों का उतना साथ नहीं देती जितना व्यापारी उद्योगपतियों को देती है। हमारे यहाँ पे आम की फसल बिल्कुल बुरी तरह जो उसके बगर आ रहे थे वो झड़ चुके हैं सारे। जो मसूर थी वो खेत में गल चुकी है, पानी में डूब के, उसका कोई वो नहीं है। मसूर की दाल जो होती है। टमाटर थे, टमाटर बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, मंडी में जाने लायक नहीं है। आलू की फसल तो यहाँ थोड़े पहले खुदाई होगी, अब थोड़ी बहुत चल रही है, वो बेकार हो गई है वो भी। कुल मिलाकर तो नरेंद्र बैसला जी, जिस तरीके से ये न सिर्फ गेहूं की फसलें, सरसों की फसलें, बल्कि बागवानी, सब्जी, ये तमाम फसलें हैं और किसानों को इन फसलों से उम्मीद थी, लेकिन वो फसलें कहीं ना कहीं इस बारिश ने तबाह कर दी और अब किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, परिवार चलाने का संकट पैदा हो गया है। अब जो नरेंद्र जी आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस बीच सीधा अपने दर्शकों को लिए चलेंगे गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे सुना देते हैं। बहनों और भाइयों,
इस क्षेत्र के व्यापारियों की वर्षों की तमन्ना, पिछले 30 वर्ष से तो मैं सुन रहा था, क्योंकि हर चुनाव में इस बंधु सिंह पार्क पे हम लोग सभा करने आते थे और सभा करते करते यहां पर हर व्यापारी अंत में बोल पड़ता था कि यहां की जाम की समस्या और यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स बन जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पे नगर निगम ने इस समस्या का समाधान निकाला। लोग बोलते थे क्या हो सकता है, हमने कहा सब कुछ हो सकता है, नियत साफ हो तो अपने आप ही नजारे बदलते हुए देर नहीं लगती है। और वह नजारा क्या है, ये बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग और पार्किंग के साथ साथ यहां पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, व्यवसायिक जो भवन है, ये भवन उसका उदाहरण है। मुझे बहुत अच्छा लगा, वर्ष में कम से कम 1-2 बार मुझे यहां पे घंटा घर के पास कार्यक्रम में आ पड़ता था। भोले बिसरे कभी कालीबाड़ी के बाबा याद कर देते थे तो भी हम लोग इस रास्ते आते थे। और तब हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती थी। व्यापार के लिए चाहिए सुगमता, सुरक्षा के साथ साथ सुगमता। पहले गुंडा टैक्स वसूला जाता था, व्यापारी व्यापार करने से हिचकता था, लेकिन जब सुरक्षा का वातावरण दिया गया, माहौल सुरक्षित हुआ, तो कंजेशन भी बहुत हो गया, आवागमन बाधित हो गया, सड़कें जाम हो गई। हम लोग चिंतित थे कि गोरखपुर के इस पुराने शहर में क्या होगा, व्यापारी बदहाल हो जाएगा। और तब हम लोगों ने विरासत गलियारे के बारे में सोचा। विरासत गलियारा पांडे हाता से लेकर के धर्मशाला बाजार तक, इस पूरे क्षेत्र को जाम से मुक्त करने के लिए, जल जमाव से मुक्त करने के लिए, एक जैसी फसाड के साथ जोड़ने के लिए, बिजली के पोल बेतरतीब लगे हुए हैं, इनको हटा करके व्यवस्थित रूप से उसे अंडरग्राउंड डग बना करके उसमें डाल करके फिर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए, कुछ स्थानों पर यूटिलिटी जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, वहां पर वो सुविधाएं विकसित हों, इसके लिए यूरिनल और टॉयलेट की व्यवस्था हो, ये सभी कुछ विकसित करने के लिए यह कार्य। लेकिन हमें ऐतिहासिक घंटा घर भी देखना होता था कि कितना कैसे हो चुका था, एकदम जर्जर भवन, बेतरतीब, तारों का गुच्छा उसके ऊपर से गुजरता था, घंटा घर रह ही नहीं गया था। और अब मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर में ये विरासत गलियारा जिस दिन बनकर के तैयार होगा ना, सबसे सुंदर सड़क होगी और फिल्मों की शूटिंग इसी गलियारे के अंदर होगी। छुट्टी के दिन देखना, छुट्टी के दिन आप देखेंगे कि रवि किशन शुक्ला जी भी और कालीबाड़ी के बाबा जी भी इन्हीं गलियों में फिल्मों की शूटिंग कर रहे होंगे और फिल्मों में एक्टिंग कर रहे होंगे। यही है नजारा। नियत साफ थी तो काम हो गया है। पहले फेज का काम कैसे होना है, ये पांडे हाता से यहां पर आने के लिए आपने देखा होगा। ये फर्स्ट फेज में इस रूप में ये आगे बढ़ेगा और यही
आगे आर्यनगर तक, फिर धर्मशाला बाजार तक यही काम चल रहा है। घंटाघर कितना अच्छा लग रहा है, यही तो है कृतज्ञता का भाव। मैं इस कॉम्प्लेक्स में आया, सबसे पहला काम हुआ शहीद बंधु सिंह 1857 के उस महान वीर क्रांतिकारी को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी मूर्ति यहां पर लगा करके उस पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम। देश की आजादी के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना ये लखनऊ में हुई थी, लेकिन उसके महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में बंद किया गया, फांसी की सजा दी गई। और फांसी की सजा के बाद कि पहले जब मां ने पूछा बंधु सिंह से कि अंतिम तुम घबरा रहे हो, उसने कहा मैं कोई घबराहट नहीं। जेल अधीक्षक ने पूछा अंतिम इच्छा बताओ, उसने कहा अंतिम इच्छा एक ही है, अंतिम इच्छा एक ही है। और वो ना क्या इच्छा है? उन्होंने कहा कि एक ही इच्छा है कि मैं बार बार भारत की धरती पर जन्म लूं और हमेशा देश के लिए ही मैं मरूं, देश के लिए ही मैं मरूं। यानी इच्छा भी क्या है? देश है, स्वयं नहीं। ये इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। बार बार जन्म लो और जब भी मरूं तो देश के लिए मरूं, देश के लिए। यह है राष्ट्रभक्ति, यह है राष्ट्रभक्ति का जज्बा। और ये भारत माता के इन दो महान सपूतों को, स्वाधीनता आंदोलन के इन दो महान नायकों को आज मुझे नमन करने और उनकी मूर्ति के भी यहां पे लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहां पे शीतला माता का मंदिर भी अब बन गया इसी कॉम्प्लेक्स में नीचे। मैंने कहा भी मंदिर में अच्छा छत्र लगा करके, मंदिर जैसा गुंबज बना करके अच्छी व्यवस्था रहनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि व्यापारी दुकान भी अच्छा कर सके, लेकिन गलियारा खाली रहना चाहिए। अपनी दुकान के अंदर सामान आप बेचें, सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी काम, और साथ साथ यहां पे मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था भी, यानी यहां पे शहीद बंधु सिंह मल्टी लेवल पार्किंग में यहां पर हम लोग 50 कार, 204 पहिया वाहन और 43 दुकान यहां पर आपको उपलब्ध हो रही है इस कॉम्प्लेक्स में। ये शहीद बंधु सिंह पार्क जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसके में व्यवस्था है, और उसमें जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना है उसमें ये व्यवस्था, जिसकी छत के ऊपर हम लोग खड़े हैं। ये और अब बात अपने प्रोग्राम की करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए नरेंद्र बैसला जी, हम आप अपना जवाब दे रहे थे, आपका जवाब कंप्लीट नहीं हो पाया था, हम चाहेंगे आप अपना जवाब कंप्लीट करें। और एक सवाल जो हम शायद बैसला जी हमारे साथ नहीं है, अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता माजिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माजिद, हम बहुत छोटी सी टिप्पणी हम आपके पास आकर लेंगे, हालांकि पूरे 1 घंटे आप खड़े रहे और आपसे हम सवाल नहीं ले पाए व्यस्तता की वजह से। लेकिन माजिद, अगर जालौन की बात करें, जालौन के आसपास की अगर बात करें तो कितनी तबाही किसानों को के दृष्टिकोण से अगर देखी जाए तो वो कैसी तबाही हुई है? जिस तरीके से
ठीक है। आंधी तूफान और ओलावृष्टि हुई, उससे कहीं ना कहीं नुकसान तो भारी हुआ है। खैर जिलाधिकारी ने मौके पे जाके जिस तरीके से आदेश दिए हैं कि जहां जहां नुकसान हुआ है, जिस तरीके से नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, उसको तुरंत जो है उस पर उसकी मॉनिटरिंग करी जाए, उसको देखा जाए, चेक किया जाए कितना किसानों को नुकसान हो रहा है। बहरहाल मनोज, आपको एक बात और बता देता हूँ कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो हमेशा से आपदाओं से घिरा रहता है, चाहे वो किसान खाद के लिए लड़ते रहते हो, या कोरोना काल से जो लड़ते आ रहे हो, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग हो, या फिर ओलावृष्टि हो, भारी बारिश हो, हमेशा से किसानों पे जो है आपदा आती रहती है। क्योंकि बुंदेलखंड का किसान हमेशा से पिछड़ा किसान है और गरीबी की हालत में जो किसान जो हैं उनके हालात ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो कटाई पे जो किसान खेती लेते हैं उनके हालात ज्यादा खराब रहते हैं। और यही वजह है जो किसानों की जो फसलें जो खराब हुई है, ये इसको लेके किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। अब हालात ये बन गए हैं कि किसानों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर हमारी भरपाई नहीं हुई तो हम लोग जो है आंदोलन भी कर सकते हैं। ठीक है माजिद, क्योंकि हम लोग बिल्कुल हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, अवधेश जी जुड़े हुए हैं और नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, हम आप दोनों किसान नेताओं से उम्मीद करते हैं कि किसानों की ये पीड़ा निश्चित रूप से ये असहनीय पीड़ा है, पूरे साल उनका परिवार कैसे चलेगा। आप लोग किसान नेता हैं नरेंद्र जी, सरकार पर दबाव बनाएंगे, प्रशासन पर दबाव बनाएंगे कि ऐसे जो किसान हैं, लगभग सभी किसान इससे पीड़ित हैं, तो उनको समय पर मुआवजा मिल सके और ऐसा मुआवजा मिले कम से कम उनके जख्मों पर मरहम लग सके, ना कि सिर्फ खाना पूर्ति हो। नरेंद्र जी। बिल्कुल मनोज जी, हमारा आंदोलन जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पे चलता रहता है और हम सरकार पे बिल्कुल दबाव बनाए हुए हैं। और जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है, बेमौसम जो बारिश हुई है, जो कुदरत का कहर आया है, ये बहुत नुकसानदायक है। कुछ किसान अपने जो पूरी जिंदगी की फसल, पूरी साल की जो मेहनत को इसमें फसल पे, गेहूं की फसल जो मेन फसल है, इस पे डिपेंड रहते हैं और वो सारी बेकार हो चुकी है, तो उनके लिए बहुत दुखदायी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप नरेंद्र जी। जी हाँ, अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। हम ये कहना चाहते हैं कि जिसके पांव न फटी बेवाई वो कहा जाने पीर पर आई। यहाँ तो सदन से कहा जाता है कि किसान की आय 2 गुना 3 गुना नहीं 8 गुना। सही कह रहे हैं आप। उन्हीं के प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बंसीलाल जी 50 पर बीघा का उत्पादन वाला कौन सा गेहूं है, बताइए। ऐसे में किसान का भला हो सकता है, क्या हो सकता है किसान की स्थिति? तो मुझे बड़ा दुख होता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग हों या विपक्ष के लोग हों, कभी किसान की तरफ नजर भी नहीं डालने का काम किया। न किसान निश्चित रूप से अवधेश जी, ये किसान जो है खुद मेहनत करके फसल उगाता है और पूरे देश का पेट भरता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता। लेकिन कुदरत ने आज उसको ऐसी मार दी है कि वो खुद सरकार की तरफ टकटकी लगाकर निगाह से देख रहा है कि शायद कुछ सरकारी मदद ही मिल जाए ताकि उसका परिवार जो है साल भर जो चलने की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि कुदरत ने तो निश्चित रूप से किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। अवधेश जी बहुत शुक्रिया, नरेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, माजिद आपका बहुत शुक्रिया, अन्य तमाम मेहमान हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रशासन को अब किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने का समय है। इन जो टूट चुके हैं किसान, और कम से कम उनके मन में जो इस तरीके से ख्याल आ रहे हैं, कोई कह रहा है आत्महत्या कर लेंगे, कोई कह रहा है सरकार मदद करे, तो निश्चित रूप से सरकार को संवेदनशीलता से इन किसानों के बारे में सोचना चाहिए। प्रशासन को भी न सिर्फ कागजों में बल्कि जमीन पर उतरकर सर्वे कराकर इन किसानों के जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए, तभी हमारा किसान बचेगा और हमारा अन्नदाता जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का करते हुए इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।